तो पी ब्लॉक एलिमेंट से आज हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज हाइड्राइड्स। और हाइड्राइड्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन कंफर्म बनेगा, राइट। किसी भी साल आप पेपर उठा के देख लीजिए, ऐसा कोई ईयर का पेपर आपको नहीं मिलेगा जहाँ यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। तो ध्यान से कवर कीजिए, क्योंकि 12th क्लास में सिलेबस में ग्रुप 15, 16, 17 और 18 है। तो 18 के कंपाउंड्स तो हाइड्राइड बनाते नहीं है, नोबल गैसेज है, आप सबको पता है। तो यहाँ पर स्क्रीन पर 15 के हाइड्राइड्स, नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड NH3, PH3, ASH3, और ग्रुप 16 के हाइड्राइड्स, राइट, H2O, H2S, और 17 के हाइड्राइड HF, HCl सभी लिखे गए हैं, राइट। और जो लास्ट में दो छोड़े गए हैं, डेफिनेटली वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात नहीं करेंगे, राइट। अब बात आता है भाई, सबसे पहले इन हाइड्राइड्स को समझने के साथ साथ जरूरी है कि इनके नेचर को थोड़ा समझ लिया जाए। सो ये जो पहले तीन मेंबर हैं, इन सब में ये सब आपको पता है लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है इनके एटम्स में, और इन सब के अंदर इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है। NH3 NH3 में, H2O H2O में, और HF HF में। और बाकी सब मॉलिक्यूल जो हैं वो पोलर तो हैं लेकिन कम पोलर हैं। तो वहां पर जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स प्रेजेंट है वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन मौजूद है, दैट इज डाइपोल डाइपोल। लेकिन जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे जाओगे, डाइपोल डाइपोल का मैग्नीट्यूड घटता जाएगा और वंडरवाल फोर्स, डिस्पर्जन फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा। तो हम डाइपोल डाइपोल को इग्नोर करके जब कंपैरिजन करेंगे तो हम कंपैरिजन करेंगे वीक डिस्पर्जन फोर्स के आधार पे, राइट। और डिस्पर्जन फोर्स आप सबको पता है भाई, इंक्रीज होती है किसके साथ, विद साइज के साथ। ये सब बात आपको पता होना चाहिए, राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब हम करने क्या वाले हैं इस टॉपिक के अंदर, इस टॉपिक के अंदर हम किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप के हाइड्राइड्स के बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करेंगे हम लोग, कि किसका बॉन्ड लेंथ कम और ज्यादा है। आप सबको बहुत आसानी से पता है। हम लोग बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के बारे में भी बात करेंगे, अंदाजा है आप लोगों को। हम लोग रिड्यूसिंग करेक्टर, यानी ये कितने अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। हम लोग इन सब की थर्मल स्टेबिलिटी को लेकर बात करेंगे कि हर ग्रुप के हाइड्राइड्स में कौन ज़्यादा थर्मली स्टेबल है, यानी हीट करने पर डिकम्पोज नहीं होता है। इस पॉइंट के बारे में बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे इन सब पॉइंट्स के बॉइलिंग पॉइंट को लेकर, कि इनमें पर्टिकुलर ग्रुप के हाइड्राइड्स में किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है और किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। हम लोग इन सभी टॉपिक्स में बात करेंगे ग्रुप 15 के हाइड्राइड्स, जो आमतौर पे लेविस बेस के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, और 16 और 17 के हाइड्राइड एसिड के तौर पे। तो इनके एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर के ऊपर भी बात करेंगे। और हम लोग इन सभी के बॉन्ड एंगल को लेकर भी बात करेंगे कि किस हाइड्राइड का बॉन्ड एंगल कम होगा और किसका ज़्यादा होगा। ये क्वेश्चन कवर करना है, और ये क्वेश्चन कवर होते ही आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। अब आप ध्यान से समझिए, सबको पता है कि ऊपर से नीचे जब आप जाते हो तो साइज बढ़ता है। अब साइज बढ़ेगा तो डेफिनेटली बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज होगी, राइट। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पहला यहां जो बनता है वो ये बनता है भाई, कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेंगे यूं किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप के हाइड्राइड्स में, तो हम सबको पता है भाई कि साइज इंक्रीज होगा। एम आई राइट? साइज इंक्रीज होगा तो बॉन्ड की जो लेंथ है वो भी इंक्रीज होगी। तो आप बहुत आसानी से कह सकते हो कि NH3 और PH3 में PH3 की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, PH3 और ASH3 में ASH3 की बॉन्ड लेंथ जो जितना नीचे होगा उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। ओके, चलिए पॉइंट नंबर 2। अब बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो बॉन्ड को डिसोसिएट करना आसान है। बॉन्ड को डिसोसिएट करना आसान है तो आप कहोगे भाई डेल्टा एच, बॉन्ड डिसोसिएशन। यानी बॉन्ड डिसोसिएशन जो एंथैल्पी है वो ऊपर से नीचे कम होती जाएगी, क्योंकि बॉन्ड बड़ा होता जाएगा, बॉन्ड को तोड़ना
ईजी होता जाएगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ओके, हम बात करते थर्मली स्टेबल। अब आप देखिए ऊपर वाले का बॉन्ड छोटा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, तो वो देर से टूटेगा, और BiH3 का बॉन्ड बड़ा है, लार्ज है साइज में, तो वो जल्दी टूट जाएगा। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि NH3 ज़्यादा थर्मली स्टेबल है, PH3 उससे कम हीट देने पे टूटेगा, ASH3 और कम हीट देने पे टूटेगा, SbH3 और कम हीट देने पर, और BiH3 सबसे कम हीट देने पे टूटेगा। तो आप कह सकते हो भाई कि ऊपर से नीचे जाने पर थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो कम हो रही है, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी कम हो रही है, थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्लियर हो गया? यानी ऊपर वाला सबसे ज़्यादा थर्मली स्टेबल, नीचे वाला सबसे कम स्टेबल है। रिड्यूसिंग नेचर की बात करिए आप। रिड्यूसिंग नेचर का सीधा सा मतलब है कि अपने अंदर से H निकालना ताकि दूसरे को रिड्यूस कर सके। तो अपने अंदर से H वो निकालेगा जिसका बॉन्ड सबसे जल्दी टूटेगा। NH3 का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है क्योंकि N और H का बॉन्ड छोटा है, PH3 का बॉन्ड बड़ा हो गया, ASH का बॉन्ड और बड़ा, SbH का बॉन्ड और बड़ा, और BiH का बॉन्ड और बड़ा। यानी जो सबसे नीचे है उसका बॉन्ड सबसे लार्ज है, तो बॉन्ड लेंथ लार्ज है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम है, यानी बॉन्ड सबसे जल्दी टूटेगा, और बॉन्ड सबसे जल्दी टूटेगा तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऊपर से नीचे जाओगे तो इंक्रीज होगा, राइट। एंड द लास्ट वन इज एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर की बात हम लोग ग्रुप 15 में नहीं करेंगे, वहां हम बेसिक की बात करेंगे प्रीडोमिनेंटली। 16 और 17 में एसिड का मतलब है H पॉजिटिव कौन रिलीज करेगा। यहां भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि कई बार आपके दिमाग में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और पोलैरिटी आता है। अगर आप उस पर चले जाओगे तो आप लोग सही रिजल्ट के साथ नहीं जाओगे। तो हाइड्राइड में एक बात दिमाग में फिट बिठा लीजिए कि हाइड्राइड्स में H पॉजिटिव निकालना बॉन्ड लेंथ पर ही डिपेंड करेगा, पोलैरिटी पर डिपेंड नहीं करेगा। ये चीज़ आप अगर वहाँ जाओगे, एग्जाम में जाओगे, और छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपको ध्यान ही रखने हैं। यानी हाइड्राइड में एसिडिक कैरेक्टर, डायरेक्ट दिमाग में बॉन्ड लेंथ आना चाहिए, पोलैरिटी में सब कुछ उल्टा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोगों को केमिस्ट्री में पढ़ना क्या है, ये बात हम सबको समझना है। हम सबको एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो चुकी चीज को थ्योरेटिकली जस्टिफाई करना है। सीधा सा मतलब है कि अगर एक्सपेरिमेंटली ये जो चार हाइड्राइड है HF, HCl, HBr और HI, इनमें मान लीजिए अगर HF ज्यादा एसिडिक होता तो हम उसको जस्टिफाई कर देते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के आधार पे। लेकिन क्योंकि एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव हुआ है कि HF, HCl, HBr और HI में सबसे ज्यादा एसिडिक HI है, अब हमें जस्टिफाई HI को करना है थ्योरेटिकली, और HI ज्यादा एसिडिक है, इसका मतलब जल्दी H पॉजिटिव निकालता है, और डेफिनेटली मामला किसका है, बॉन्ड लेंथ का ही मामला है। तो आप लोग एसिडिक कैरेक्टर में भी किस पॉइंट के साथ जाओगे, बोलिए किस पॉइंट के साथ जाओगे, बॉन्ड लेंथ के साथ जाओगे। सो एसिडिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहां आपको बहुत सरलता से एक टेबल बना लेना है, और टेबल क्या कहता है कि बॉन्ड लेंथ का डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन निकाल लेते हैं हम लोग। जितनी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, आप सबको पता है ऊपर से नीचे जाओगे तो बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, उतना ही आपका मॉलिक्यूल ज्यादा रिड्यूसिंग होता जाएगा। बोलो, उसमें से उतना ही जल्दी H निकलेगा। जितना बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी उतना ही उसमें से जल्दी H पॉजिटिव निकलेगा, ज्यादा क्या होता जाएगा, एसिडिक होता जाएगा। पॉइंट क्लियर है? जितना बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा उतना ही ज्यादा रिड्यूसिंग होगा, H निकलेगा। ये ध्यान रखना, रिड्यूसिंग और H निकलेगा। जितना बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी उतना ही एसिडिक मतलब H पॉजिटिव निकलेगा, ठीक है। बिल्कुल इसके विपरीत, जितना बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा उतना ही बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होगा। बॉन्ड को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाली एंथैल्पी उतनी ही कम होगी। जितना बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा उतनी ही थर्मल स्टेबिलिटी भी कम होगी, क्योंकि टूटना आसान होता जा रहा है, तो थर्मल स्टेबिलिटी भी कम होगी। अब आपको कोई प्रश्न में कंफ्यूज ही नहीं होना। अब देखिए, अगर बात करते हैं बॉन्ड लेंथ की, तो आप सबको पता है NH3 से ज़्यादा
PS3 उससे ज़्यादा ASS3 उससे ज़्यादा SBS3। अब रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ यही ट्रेंड रहेगा सेम। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बोलिए। सबसे कम रिड्यूस, फिर रिड्यूस, फिर रिड्यूस, रिड्यूसिंग करेक्टर। एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपसे पूछे, बिल्कुल यही ट्रेंड रहेगा, कोई डाउट नहीं है। अगर आपसे पूछे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ट्रेंड, आपको पता है ट्रेंड चेंज हो जाएगा, बिल्कुल ऊपर वाला टेबल ध्यान रखना है आपको। और थर्मल स्टेबिलिटी का ट्रेंड, बिल्कुल ये भी क्या होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, थर्मल स्टेबिलिटी का ट्रेंड। पॉइंट क्लियर है? चलिए, इसके बाद हमारे दो और छोटे छोटे टॉपिक आते हैं, क्योंकि हम लोग बॉन्ड लेंथ पे बात कर चुके हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी पे बात कर चुके हैं, रिड्यूसिंग करेक्टर पे बात कर चुके हैं, थर्मल स्टेबिलिटी पे बात कर चुके हैं, एसिडिक नेचर पर बात कर चुके हैं। हमें बात करना है अब बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर, बेसिक नेचर के ऊपर और बॉन्ड एंगल के ऊपर। पॉइंट क्लियर है? चलिए, अब बात आता है भाई कि तीन चीजें मैं यहां लिख देता हूं जिनके ऊपर आपको बात करना है। वन इज बेसिक नेचर, और कुछ छोटी छोटी आपको ध्यान रखनी है। द नेक्स्ट वन इज बॉन्ड एंगल एंड द नेक्स्ट वन इज बॉइलिंग पॉइंट। ओके, बेसिक नेचर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्रुप 15 के हाइड्राइड बेसिक है क्यों? ड्यू टू देयर टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। मानते हो? टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर, राइट। तो इसका मतलब जो हाइड्राइड इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा वो ज्यादा बेसिक होगा, और इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर वो डोनेट करेगा जिसमें डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो, लेस हो। यानी इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन सबसे कम हो, एक ही जगह पर इलेक्ट्रॉन पेयर हो, डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ध्यान रखना भाई कि मोर बेसिक, सीधा सा मतलब है आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, लेस डीलोकेलाइजेशन। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये यहां कम डीलोकेलाइज करे, थोड़ी जगह पर रहेगा तो इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर पाएगा, यानी जिसको इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए वो इजीली अटैक करेगा। और अगर ये ज्यादा जगह पर डीलोकेलाइज करेगा तो H पॉजिटिव उस इलेक्ट्रॉन पेयर पर अटैक नहीं कर पाएगा इजीली, अभी मैं समझाऊंगा। तो ध्यान रखिएगा, बेसिक, मोर बेसिक कौन होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर का डीलोकेलाइजेशन सबसे कम होगा। चलिए, बॉन्ड एंगल बनता है, बॉन्ड एंगल में बड़ा कंफ्यूज हो जाता है स्टूडेंट, सीधा चला जाता है लोन पेयर, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, रिपल्सन, पता नहीं क्या क्या करने लगता है। बॉन्ड एंगल डिपेंड करता है बॉन्ड पेयर रिपल्सन पर। सभी स्टूडेंट अपनी बेसिक्स को क्लियर करें कि बॉन्ड एंगल हमेशा बॉन्ड पेयर रिपल्सन से बनता है, और उसको एल्टर करने का काम लोन पेयर करता है। लोन पेयर उसको कम कर सकता है, समझ में आगे नहीं आगे लोन पेयर? तो बॉन्ड एंगल बनता है बॉन्ड पेयर रिपल्सन से, आप ध्यान रखिएगा। और बॉइलिंग पॉइंट आप सबको पता है इंटरमोलिकुलर फोर्स पे डिपेंड करता है। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है किसके ऊपर, इंटरमोलिकुलर फोर्स। और आप सबको पता है इंटरमोलिकुलर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्ग एच बॉन्डिंग, और उससे कम यहां पर डाइपोल, डाइपोल है जो हम जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि डिस्पर्जन फोर्स प्रीडोमिनेंट है, उस पर बात करेंगे। और डिस्पर्जन फोर्स जो है वो इंक्रीज होती है किसके साथ, इंक्रीज विद साइज के साथ। तो सभी स्टूडेंट के दिमाग में बेसिक आते ही, मोर बेसिक मतलब लेस डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, बॉन्ड एंगल, मोर बॉन्ड एंगल मतलब मोर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब मोर इंटरमोलिकुलर फोर्स। अब बहुत आसान क्वेश्चन आपका यहां से बन रहा है, NH3 का बॉइलिंग पॉइंट PS3 से ज्यादा है, और सीधा सा लड़ाई आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग वर्सेस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, राइट। लेकिन जैसे ही आप इसके बाद चलोगे, PH3 से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट ASH3 का, और ASH3 से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट SbH3 का है। ये डिस्पर्जन फोर्स वर्सेस डिस्पर्जन फोर्स है जो साइज के साथ बढ़ती है, यानी लार्ज साइज मोर डिस्पर्जन फोर्स, मोर बॉइलिंग पॉइंट। और यहां पर जो मामला है वो आपका H बॉन्डिंग वर्सेज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, एम आई राइट? सिमिलरली यही स्टोरी भाई आपका
H2O और H2S। क्लियर है? क्योंकि ये लड़ाई H बॉन्डिंग वर्सेस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, लेकिन उसके बाद अब उल्टा होने लग गया। ठीक है, H2SC H2TE। और ये जो स्टोरी है आपका, ये लार्ज साइज लार्ज डिस्पर्जन फोर्स मोर बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर हो गया? और यही स्टोरी आपकी HF HCl HBr और HI में है। क्या स्टोरी है? HF और HCl में HF का बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग वर्सेस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। लेकिन जब आप नीचे जाओगे तो आप लार्ज साइज मोर डिस्पर्जन फोर्स मोर बॉइलिंग पॉइंट, ये आपको करना है। राइट। अब दूसरे पॉइंट जो दो टॉपिक छूट गए आपके, दैट इज बेसिक नेचर ऑफ एमीन्स। अब आप सबको पता है बेसिक कौन ज्यादा होगा, जिसमें डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कम होगा। बेसिक नेचर ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, नॉट एमीन्स, हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। एम आई राइट? ओके, ठीक है। और आप सबको पता है भाई कि लेस डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये शब्द याद रखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। लेस डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब मोर बेसिक। ओके। और आप सबको ये भी पता है कि NH3 जो है वो लेविस के अनुसार बेस है। क्यों है? ग्रुप नंबर 15 के सभी हाइड्राइड लेविस बेस हैं। और क्यों है लेविस बेस? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। अब देखिए भाई, कंपेयर करते हैं। लेट्स चेक, दिस इज NH3 एंड दिस इज PH3, राइट, एंड दिस इज ASH3। दिस इज द साइज ऑफ नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन्स आर बॉन्डेड। This is the size of phosphorus and 3 hydrogens are bonded here. And this is the size of arsenic and 3 hydrogens are present here. Now each of these have an electron pair. So the delocalization is only possible here in NH3. But in PH3 delocalization is possible in this whole area. Am I right or wrong? And in AS3 delocalization is possible. So here लेस डीलोकेलाइजेशन। एम आई राइट और रॉन्ग? NH3 के अंदर डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर सबसे कम है, और सबसे कम है तो जो इलेक्ट्रॉन लेने आएगा ना पेयर, वो इस पर जल्दी अटैक कर पाएगा। इसके इलेक्ट्रॉन पेयर पर अटैक नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर यहां कहीं पूरी जगह मौजूद है और इस पर उतना जल्दी अटैक नहीं होगा। तो लेस डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब मोर बेसिक है। क्लियर है? और इस पॉइंट के तुरंत बाद हम लोग बात करेंगे। ग्रुप 15 के हाइड्राइड में NH3 सबसे ज़्यादा बेसिक है, फिर PH3 है, फिर ASH3 है, फिर SbH3 है, याद रखिएगा। एंड द लास्ट पॉइंट दैट इज बॉन्ड एंगल। और बॉन्ड एंगल भी बहुत सरल है, अगर आप एक लाइन याद रखोगे, दैट इज बॉन्ड पेयर रिपल्सन। राइट? सबको पता है मोर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। बॉन्ड पेयर रिपल्सन जितना ज्यादा होगा उतना ही बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। चलिए हम बात कर लेते हैं इसी NH3 की। यस, दिस इज एन इलेक्ट्रॉन पेयर, दिस इज H एंड H, राइट, एंड here is N. The next one is, this is the size, large size, and this is the P. This is H, this is H, and this is H, and this is the electron pair. Now you can clearly observe that the electron pair in this bond is present here, and electron pair present in pH bond are present here. So here the distance is small, so the repulsion is more. पास पास इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है, ये देखिए ना, यहां पास पास हैं और यहां इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे से दूर हो गए हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन है वो नीचे वाले केस में क्या है? कम है, क्योंकि जितना डिस्टेंस बढ़ेगा, आप देखिए यहां पर अगर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हों, सीधा सा मतलब है रिपल्सन ज्यादा होगा। लेकिन यही 2 इलेक्ट्रॉन अगर इस डिस्टेंस पर यहां मौजूद हों
अब उनके बीच में रिपल्सन कम होगा। और अगर यही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर मौजूद हो, अब रिपल्सन और कम हो जाएगा। तो सीधा सा मतलब है भाई कि बॉन्ड लेंथ बढ़ी, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हुई, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हुई, तो सीधा सा मतलब है भाई बॉन्ड पेयर रिपल्सन क्या होता गया, घटता गया। और बॉन्ड पेयर रिपल्सन घटता गया तो बॉन्ड एंगल जो है वो भी कम होता गया, बॉन्ड एंगल जो है वो डिक्रीज होता गया। तो आमतौर पर स्टूडेंट साइज के आधार पे PS3 को प्रीफर करते हैं, लेकिन देखिए NH3 में बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी है, तो बॉन्ड पेयर रिपल्सन सबसे ज़्यादा है, बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होगा। फिर मामला PS3, फिर ASH3 और फिर SbH3। तो क्विकली रिपीट कर देता हूँ मैं पूरी कहानी को लेकर क्या क्या हमें ध्यान रखना है। हमें ध्यान रखना है भाई, हमारा टॉपिक है बॉन्ड लेंथ के आधार पे हम लोग क्या क्या चीज़ें याद रख लेंगे। बॉन्ड लेंथ के आधार पे हम याद रखेंगे भाई, जिसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम। मानते हो? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम। एम आई राइट और रॉन्ग? यानी उसके बॉन्ड को तोड़ना सबसे इजी है, राइट? बॉन्ड को तोड़ना बहुत आसान होगा, राइट? जिसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, राइट, जितना बॉन्ड का लेंथ बढ़ेगा उतना ही वो बॉन्ड जल्दी टूटेगा। बॉन्ड जल्दी टूटेगा तो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। यानी ऊपर वाला ज़्यादा थर्मली स्टेबल है और नीचे वाला जो है वो कम थर्मली स्टेबल है। नीचे वाला बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, H जल्दी निकलेगा, H जल्दी निकलेगा तो अच्छा रिड्यूसिंग करेक्टर है, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी तो H पॉजिटिव जल्दी निकलेगा, ज़्यादा क्या होगा? एसिडिक होगा। क्लियर हो गया, राइट? बॉन्ड लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतना बॉन्ड पेयर रिपल्सन कम होगा। बॉन्ड पेयर रिपल्सन कम होगा तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा? कम होगा। तो बॉन्ड एंगल को भी मैंने यहाँ डाल दिया क्योंकि ये भी बॉन्ड लेंथ पर ही डिपेंड कर रहा है। उसके बाद हमने 2 पॉइंट्स पर बात की, दैट इज बेसिक नेचर, और बेसिक नेचर आते ही मोर डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना ज़्यादा होगा उतना ही बेसिक कम होगा। सो मोर बेसिक मतलब लेस डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। द पॉइंट इज क्लियर? लेस डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन कम होगा उतना ही वो ज़्यादा बेसिक होगा। और लास्ट हमने बॉइलिंग पॉइंट को लेकर बात की, तो उसमें 2 तरह के इंट्रैक्शन पे बात की, जैसे NH3 और PS3, फिर ASH3 और SbH3। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वर्सेस डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, और यहाँ आपका डिस्पर्जन फोर्स वर्सेस डिस्पर्जन फोर्स जो साइज के साथ बढ़ती है। वो छोटे छोटे क्वेश्चन। H2O इज लिक्विड, H2S इज गैस, राइट? H बॉन्डिंग वर्सेस डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन मामला है। H2S, H2O और H2S में इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वर्सेस डिस्पर्जन फोर्स का मामला है। H2S और H2SC में बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा है। डिस्पर्जन फोर्स वर्सेस डिस्पर्जन फोर्स का मामला है। तो फिर से क्लियर कर रहा हूँ, 2-3 छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान रखना है कि बॉन्ड लेंथ आते ही आपको जवाब मिलेगा किस किस का? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो बॉन्ड लेंथ के साथ कम होगी, राइट? रिड्यूसिंग करेक्टर जो बॉन्ड लेंथ के साथ घटेगा, एसिडिक करेक्टर जो बॉन्ड लेंथ के साथ बढ़ेगा, थर्मल स्टेबिलिटी जो बॉन्ड जिक्र हो चुका है, दोबारा रिपीट करना पड़ेगा मुझे पूरा पॉइंट, राइट? दोबारा से समझिए, बॉन्ड लेंथ अगर इंक्रीज हो रही है तो उस बॉन्ड लेंथ के इंक्रीज होने के साथ साथ एसिडिक करेक्टर इंक्रीज होगा क्योंकि H पॉजिटिव जल्दी निकलेगा। रिड्यूसिंग करेक्टर भी इंक्रीज होगा क्योंकि H जल्दी निकलेगा। यहाँ क्या जल्दी निकलेगा? H पॉजिटिव। यहाँ क्या जल्दी निकलेगा? H। ठीक है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होगी, बॉन्ड जल्दी टूटता जाएगा, राइट? डिक्रीज होती जाएगी, ये दोनों आपके इंक्रीज होते जाएंगे, राइट? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होती जाएगी, थर्मल स्टेबिलिटी भी कम होती जाएगी क्योंकि बॉन्ड जल्दी टूटते जाएंगे, ठीक है? बॉन्ड एंगल भी कम होता जाएगा क्योंकि बॉन्ड पेयर रिपल्सन भी कम होता जाएगा। तो एक बिल्कुल सीधा है। फिर कौन से 2 टॉपिक बच गए? आपका टॉपिक बच गया बॉइलिंग पॉइंट, जिसमें ट्रेंड में वेरिएशन था, पहले कम हुआ था फिर बढ़ा था। और लास्ट आपका बॉन्ड एंगल को लेकर क्वेश्चन बना। बॉन्ड एंगल
सीधा सा डिपेंड कर रहा था किसके ऊपर, जिक्र कर चुके हैं बॉन्ड पेयर रिपल्सन के ऊपर। बेसिक नेचर को लेकर क्वेश्चन जो था वो आपका था लेस डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितना साइज बढ़ रहा है उतना ही डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है और आपका बॉन्ड एंगल भी बढ़ रहा है। तो मेरे ख्याल से पॉइंट आपके लिए क्लियर है। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम हाइड्राइड। आप इतना कवर कर लीजिए, आपके सारे क्वेश्चंस एग्जाम में करेक्ट हो जाएंगे। और एक चलते चलते कंपटीशन के लिए H2O, NH3 और HF में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, राइट? आप तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग HF में है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट देखिए बहुत सरप्राइज H2O का ही ज़्यादा है, राइट? और रीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है ये, लेकिन H2O जो है उसका एक मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ है। लेट्स चेक, क्लियर हो गया? फिर ये मत कहना यहाँ 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड बहुत कम है। तो यहाँ डिसाइड करोगे आप वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे ही जाओगे, और यहाँ डिसाइड करने का जो फैक्टर है वो आपका 2 हाइड्रोजन बॉन्ड वर्सेज 1 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ ही जाएगा। तो H2O का बॉइलिंग पॉइंट NH3 से भी ज़्यादा है, और HF पर भी बोर्ड में नहीं पूछा जाता है, कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।